इस वीडियो में हम जानने जा रहे हैं कि धनतेरस के दिन गोल्ड या सिल्वर क्यों खरीदते हैं, ये प्रथा कब और कैसे प्रचलित हुई, और इसके साथ गोल्ड से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानेंगे कि क्यों गोल्ड को प्रेशियस मेटल कहा जाता है। और अंत में हम ये देखेंगे कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के कितने सारे ऑप्शंस आज के मॉडर्न ज़माने में अवेलेबल हैं और उनमें से यूटीआई की तरफ से दिया जाने वाला गोल्ड ईटीएफ का एफओएफ किस तरह से आपको मदद कर सकता है फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किए बगैर पेपर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करके और गोल्ड के प्राइस एप्रिसिएशन का बेनिफिट लेने में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस से जुड़ी हुई बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम इस चैनल पर लेकर के आते रहते हैं, जिससे आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है विनोद चौधरी और मैं पिछले 17 सालों से फिनेंशियल इंटरमीडियरीज के तौर पर काम कर रहा हूं। म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस के माध्यम से मैंने अपने साथ 1000 से भी ज्यादा इन्वेस्टर्स को जोड़ा है जो जीवन के अलग अलग क्षेत्र से आते हैं। मैं अमेज़न की वन ऑफ द बेस्ट सेलर बुक अनब्रेकेबल का को ऑथर हूं और फाउंडर हूं इन्वेस्टमेंट जंक्शन का। तो चलिए आज का पहला सवाल कि हम धन त्रयोदशी के दिन या धनतेरस के दिन गोल्ड या फिर सिल्वर क्यों खरीदते हैं। धनतेरस कार्तिक महीने के त्रयोदशी तिथि के दिन मनाई जाती है और ऐसी हमारी पौराणिक कथा है कि पुराने जमाने में हिमा नाम के एक राजा हुआ करते थे और उनके जीवन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था प्रेम और न्याय। ये दो स्तंभ की वजह से महाराजा हिमा अपने शासन का अच्छी तरह से प्रबंधन कर रहे थे। उनके राज्य में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन महाराज हिमा को हमेशा एक बात सताती थी। उनका एकमात्र संतान उनका बेटा था और जब बेटी का जन्म हुआ था तो ज्योतिषी ने यह देख करके कहा था कि महाराज आपका बेटा जैसे ही 16 साल की उम्र तक पहुंचेगा, 16 साल की उम्र में उसके सांप के डस देने से मौत हो जाएगी। और यह बात महाराज को हमेशा परेशान करती रहती थी। और जैसे जैसे राजकुमार की उम्र बढ़ रही थी, महाराज की चिंता बढ़ रही थी। महाराज ने एक दिन राजपुरोहितों और ज्योतिषों को बुलाया और उनसे कहा कि ऐसा क्या किया जा सकता है कि राजकुमार के जीवन को और लंबा किया जा सके। तो ज्योतिषी ने यह सलाह दिया कि महाराज अगर राजकुमार का विवाह एक ऐसी बालिका से कर दिया जाए जिसके कुंडली में सौभाग्य का योग हो तो उससे राजकुमार को जीवन दान मिल सकता है। अब शुरू हुई एक ऐसी बालिका की खोज और सौभाग्य से ऐसी एक कन्या मिल गई और उनसे राजकुमार का विवाह संपन्न हो गया। इसके बाद राजकुमार अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगे और कुछ दिन के बाद से कार्तिक महीने की वह तिथि त्रयोदशी की तिथि आती है, जो कि ऐसी तिथि थी जिस दिन राजकुमार 16 साल का होने वाला था और उसी दिन उनकी मौत हो जानी थी। पूरे वातावरण में, उस राजभवन में सन्नाटा छाया हुआ था, तनाव का माहौल था और राजकुमार की पत्नी जो स्वभाव से सुशील और देवी देवताओं की पूजा करने वाली आस्थावान लड़की थी, वो बुद्धिमान भी थी। उसने एक योजना बनाई कि राजभवन में जितने भी अलंकार है, जितने भी गहने हैं, सारे गहनों को एक साथ इकट्ठा करके और राजभवन के मुख्य द्वार पर उसको रख दिया जाए और आज रात कोई भी सोएगा नहीं और महल के चारों तरफ, अंदर बाहर चारों तरफ इतने प्रदीप जला दिए जाएं कि दिन जैसा माहौल हो। तो हुआ कुछ ऐसा कि रात को जब अंधेरा हुआ तो सारे लोग महल में जाग रहे थे और इसने अपने पति से कहा था कि आज हम दोनों सोएंगे नहीं, रात भर बातें करेंगे या फिर आपस में गीत गाते रहेंगे ताकि हम रात कटा सकें। और ऐसे में
जब यमराज देव आते हैं, जिनको कि नाग का वेश में उस महल में प्रवेश करना था, और महल में प्रवेश करने की जैसे ही कोशिश करते हैं, इतनी चकाचौंध थी आभूषणों की कि उसमें वो खो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है, उनकी आंखें चौंधिया जाती है और वो उसी में घूमने लगते हैं। और घूमते घूमते अचानक से उनके कान में कुछ मधुर गीत सुनाई देता है, जो कि महल के अंदर से आ रही होती है। और उस गीत को सुन करके उनके मन में विचार आता है कि थोड़ा सा मैं यहीं पे रुक करके इस गीत का आनंद ले लूं। और जैसे ही वो वहां पे रुकते हैं, उन्हें पता नहीं चलता है और समय बीत जाता है। जब वो सजग होते हैं और देखते हैं कि अब तो मुझे राजकुमार के प्राण हरने हैं, तब तक राजकुमार के प्राण हरने का जो प्रहर था वो बीत चुका होता है और वहां से यमराज को खाली हाथ वापस जाना पड़ता है। और इस तरह से उस राजकुमारी की सूझबूझ और समझदारी की वजह से उसके सौभाग्य की रक्षा हो पाती है और महाराज हिमा के एकमात्र संतान की जीवन की रक्षा हो पाती है। और उसके बाद से पूरे राज्य में खुशी का माहौल छा जाता है और सभी लोग उसकी सूझबूझ की तारीफ करते हैं। और उस दिन से यह तेरस की तिथि कार्तिक महीने की धनतेरस के रूप में मनाई जाने लगी कि उस दिन अगर हम सोने चांदी या जवाहरात अपने घर में लाते हैं, धन इकट्ठा करते हैं और यम को प्रदीप दिखाते हैं, तो हमारे जीवन में जीवन का जो संकट आने वाला है वो टल जाएगा, वो खतरा टल जाएगा और हम धन धान्य के साथ में सुखी जीवन जी पाएंगे। इस मान्यता के साथ धनतेरस के पर्व की त्योहार की शुरुआत हुई और आज भी हम लोग उसी प्रथा को मनाते हैं। और जिस दिन भी धनतेरस आता है, हम लोग सोने चांदी के गहने खरीदते हैं। इसके अलावे एक और मान्यता ये है कि भगवान धन्वंतरी जो स्वास्थ्य के देवता हैं, वो इसी तिथि को, त्रयोदशी की तिथि को सागर में सोने का कलश लेकर के प्रकट हुए थे और इस वजह से धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। गोल्ड से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को बताने के लिए चलिए मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर के चलता हूं, जहां पर कि हम बात करेंगे गोल्ड के विषय में और गोल्ड ईटीएफ फंड एफओएफ के विषय में। गोल्ड और मानव जाति का इतिहास काफ़ी पुराना है। ऐसा माना जाता है कि ईसा के जन्म से 40,000 साल पहले जब मनुष्य गुफाओं में रहता था, उस समय में मनुष्य ने गोल्ड की परत का पता लगा लिया था। और पुरातत्व विभाग ने तो यह साबित कर दिया है कि ईसा के जन्म से लगभग 3,000 साल पहले इजिप्ट के लोगों ने गोल्ड का उपयोग करना सीख लिया था। गोल्ड एक ऐसा मेटल है जिसमें येलो रंग डिफ़ॉल्ट में है, मतलब नेचुरल है, और बाकी के जितने भी मेटल है उन्हें पीला रंग देने के लिए ऑक्सीडाइज करना पड़ता है किसी केमिकल के साथ में। और पृथ्वी पर जितने भी गोल्ड आज हम देख रहे हैं वो सभी आज से 20 लाख साल पहले एक उल्का पिंड के टकराने से पैदा हुए हैं। और गोल्ड की एक खासियत है इसका लचीलापन। लगभग 28 ग्राम गोल्ड को 8 किलोमीटर लंबे तार के रूप में खींचा जा सकता है। गोल्ड का उपयोग सिर्फ ज्वेलरी के रूप में या वैल्यू सिंबल के रूप में ही नहीं किया जाता है, बल्कि गोल्ड का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, दंत चिकित्सा, मेडिसिन, रेडिएशन शील्ड और कलरिंग, ग्लास कलरिंग के रूप में भी किया जाता है। और अगर हम बात करें कि अब तक हमारे पास गोल्ड का कितना स्टॉक है, तो 1950 से अब तक में लगभग 2/3 जो गोल्ड है उसका माइनिंग हुआ है। और ऐसा माना जाता है कि लगभग 2,05,238 टन गोल्ड अभी हम लोगों के पास में है, जिसमें से 46% गोल्ड ज्वेलरी के फॉर्मेट में है और 22% बार्स और कॉइन्स के रूप में है और 17% गोल्ड ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स के पास में है। इसके अलावा 15% गोल्ड ईटीएफ या अदर जो एसेट क्लास है उसके माने पेपर एसेट इस तरह के फॉर्मेट में या फिर मंदिरों में चढ़ावे के रूप में अवेलेबल हो सकता है। अगर हम इसकी डिमांड की बात करें तो पिछले 10 साल में अलग अलग क्षेत्र में, जैसे ज्वेलरी के क्षेत्र में सेंट्रल बैंक के इसमें अलग अलग मद में किस तरह से ग्रोथ देखने को मिला है। ज्वेलरी के मद में पिछले 10 साल में 1.12% का
एनुअल ग्रोथ हुआ है। वहीं पे सेंट्रल बैंक की बात करें तो 1.62% हुआ है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात करें, जिस सेक्टर के बेस में हम लोग, जिस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रहा है 3.26% का, जो ईटीएफ और गोल्ड बार के रूप में किया जाता है। अगर हम बात करें कि गोल्ड का डिमांड कैसे बढ़ता है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इकोनॉमिक एक्सपेंशन अगर होता है तो लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ती है। लोगों की पर कैपिटा इनकम जब बढ़ेगी, लोगों के पास में जब पैसा आता है, तो लोग गोल्ड खरीदते हैं। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि जब लोगों को मार्केट में अनसर्टेनिटी नज़र आए, रिस्क नज़र आए, तो उस सिचुएशन में भी लोग गोल्ड हेजिंग के तौर पर खरीदते हैं। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के हिसाब से देखा जाए तो चाहे वो बॉन्ड मार्केट हो, चाहे वो इक्विटी मार्केट हो, यहाँ पे एक अनस्टेबिलिटी रहती है, वहाँ पे फ्लक्चुएशंस ज़्यादा रहता है। वहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के हिसाब से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। मोमेंटम के तौर पर देखा जाए तो कैपिटल का फ्लो जिस तरफ होगा, उस तरफ गोल्ड का डिमांड बढ़ेगा। अब कुल मिलाकर के जेपी मॉर्गन का ये कहना है कि गोल्ड इज मनी, एवरीथिंग एल्स इज क्रेडिट। तो इन सारी बातों को देखने के बाद, जो गोल्ड से जुड़ी हुई है, ये कहा जा सकता है कि गोल्ड का मानव जाति के साथ में बहुत गहरा संबंध रहा है और मनुष्य ने हमेशा से गोल्ड को अपनी सुरक्षा, उत्कृष्टता और धन के रूप में देखा है। जब हम धन की बात कर रहे हैं तो हमारे मन में धन की देवी माँ लक्ष्मी का स्वरूप निकल कर के सामने आता है। हमारे धर्म की जो रीति रिवाज, पर्व त्योहार होते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस को ट्यून करने के लिए बनाए गए हैं। माँ लक्ष्मी को दीपावली के दिन हम लोग गोल्ड अर्पित करते हैं। क्यों? क्योंकि माँ लक्ष्मी को गोल्ड पसंद है, ऐसा हमारी मान्यता है। और माँ लक्ष्मी को गोल्ड क्यों पसंद है? क्योंकि गोल्ड प्योर होता है, उसमें शुद्धता होती है। तो सिंबलिक तौर पर यह कहा जा सकता है कि माँ लक्ष्मी को अगर शुद्धता पसंद है, तो अगर हम अपने मन को शुद्ध करें, तो हम अपने जीवन में माँ लक्ष्मी को या धन को आकृष्ट कर पाएंगे, अपनी तरफ खींच पाएंगे। अब आगे देखते हैं कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। पहला चीज ये है कि डाइवर्सिफिकेशन की पर्पज से, मतलब हमारे सारे अंडे एक ही बास्केट में नहीं रखा हो, इसके लिए गोल्ड एक अलग एसेट क्लास के तौर पे सोचा जा सकता है, जहां पर कि इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। और जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा हो, उस समय में हेजिंग के तौर पर भी गोल्ड को यूज किया जा सकता है। और तीसरी बात है, जब करेंसी डेप्रिसिएट किया कर रही हो, उस सिचुएशन में भी गोल्ड में जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको प्रोटेक्शन मिल सकता है। और इसके अलावे गोल्ड को हमेशा से ही सेफ हेवन एसेट क्लास के तौर पर देखा गया है, जहां पर कि लिक्विडिटी काफ़ी है, जब चाहें तब आप इसको लिक्विडेट कर सकते हैं। तो अब आती है बात कि आज के मॉडर्न ज़माने में गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किस किस तरीके से किया जा सकता है। यहाँ पे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के 3 और 4 ऑप्शंस दिखलाए गए हैं। पहला है फिजिकल गोल्ड, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं। दूसरा है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। तीसरा है गोल्ड ईटीएफ। और चौथा है गोल्ड ईटीएफ एफओएफ। तो यहाँ पे देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट की लिमिट की अगर बात करें तो फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट का कोई लिमिट नहीं है। सोवरेन गोल्ड अगर बॉन्ड खरीदना है आपको, तो ये बॉन्ड 1 ग्राम का होता है और मैक्सिमम 4 ग्राम एक फिनेंशियल ईयर में कोई एक इंडिविजुअल आदमी खरीद सकता है। ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है। इसके ऊपर मेरे चैनल पे और भी वीडियो है जहां पर कि मैंने ईटीएफ के विषय में बताया है। यहाँ पे मिनिमम 1 यूनिट ईटीएफ खरीदा जा सकता है। उस ईटीएफ फंड का मैं लिंक यहाँ पे आई बटन में दे रखा हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं। और जब ईटीएफ में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ईटीएफ का एफओएफ होता है, फंड ऑफ फंड होता है, जो अल्टीमेटली एक फीडर फंड होता है जो ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करता है। सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात लगभग सब में एक ही जैसी है। प्योरिटी ऑफ गोल्ड की बात जो है वो लगभग सब में एक ही तरह है। लिक्विडिटी की बात करें तो यहाँ पे सब में लिक्विडिटी है। सिर्फ एक चीज जो अलग है वो है कि गोल्ड ईटीएफ को बाई करने के लिए या फिर सोवरेन गोल्ड को बाई करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट रखने की जरूरत है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड फिजिकल और डीमैट दोनों फॉर्मेट में लिया जा सकता है। गोल्ड ईटीएफ बाइंग करने के लिए आपको कंपलसरी है कि आपके पास में डीमैट अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि ये एक्सचेंज से खरीदा जाता है जस्ट लाइक शेयर्स। और एफओएफ इसलिए बनाया गया है कि विदाउट डीमैट एसआईपी के रूट के थ्रू भी आप
ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकें, इसके लिए एफओएफ को डिजाइन किया गया है। तो यूटीआई का जो गोल्ड ईटीएफ फंड ऑफ फंड है, इसका एनएफओ पीरियड 10 अक्टूबर से 21 अक्टूबर है और ये एक ईटीएफ के ऊपर एफओएफ है। अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि ये एफओएफ किस तरह से काम करता है। यूटीआई गोल्ड ईटीएफ फंड ऑफ फंड है और जिसमें इसमें जो पैसा लगाया जाता है वो एक्चुअल में बार्स खरीदा जाता है, जो गोल्ड ईटीएफ के रूप में आपको दिख रहा है, एक्सचेंज में ट्रेड होता है। और गोल्ड ईटीएफ फंड के बारे में यहाँ पे और भी कुछ बातें बताई गई है, जैसे कि इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव जो है वो गोल्ड के जो प्राइस एप्रिसिएशन है उसको ट्रैक करके उसमें एप्रिसिएशन लाना है। और इसका इन्वेस्टमेंट का यूनिवर्स अगर देखा जाए तो सिर्फ यूटीआई गोल्ड का ईटीएफ जो फंड है उसमें इन्वेस्ट किया जाएगा। और इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी की बात करें तो ये फंड जो है मेनली गोल्ड ईटीएफ में ही इन्वेस्ट करेगा और उससे रिटर्न डिलीवर करने की कोशिश करेगा। ये पेपर एसेट में भी पेपर फॉर्म में इन्वेस्ट किया जाएगा। और परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें परफॉर्मेंस जैसा गोल्ड का आएगा उसी तरह से आएगा। यहाँ पर जो यूटीआई गोल्ड ईटीएफ फंड के जो की स्टैटिक्स हैं वो दिखलाया गया है और इसमें आप देख सकते हैं कि ये किस तरह का स्कीम है। ये ओपन एंडेड स्कीम है जैसा कि आप जानते हैं और इसमें रेगुलर और डायरेक्ट प्लान दोनों ही अवेलेबल है। एंट्री एग्जिट की बात करें तो 15 दिन का इसमें एग्जिट लोड है, एंट्री लोड तो कुछ भी नहीं है। और मिनिमम एप्लीकेशन का अमाउंट अगर देखें तो 5,000 रुपये का है। इसके बाद से आप 1 रुपये के मल्टीपल में जितना चाहें आप इतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। एसआईपी अगर करना है तो आपको 1,000 रुपये की एसआईपी करनी होगी। और बेंचमार्क की बात मैं पहले से ही बता चुका हूँ कि गोल्ड का प्राइस मूवमेंट जो है वो इसका बेंचमार्क होगा। और गोल्ड ईटीएफ एफओएफ में इन्वेस्टमेंट क्यों करें, ये सारी बातें गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के लिए जो मैंने बताई है लगभग वही बातें हैं, उसके लिए ही आपको गोल्ड ईटीएफ एफओएफ के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना है। ये बेसिकली आप गोल्ड ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इसके साथ में ये वीडियो को मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। दीपावली और धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं ये मंगल कामना करता हूँ कि आने वाले सालों में आपके धन में 13 गुना वृद्धि हो, क्योंकि ये फंड धनतेरस को टारगेट में रख करके बनाया गया है। धनतेरस के ठीक कुछ दिन पहले ये बंद हो रहा है। तो अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं और एक एक्साइटिंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।